तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज 68 सीटों पर मतदान हुआ है। बर्फीले रास्तों से होकर लोग मतदान करने पहुंचे हैं, उन्हें भी सैल्यूट। सुबह 8 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ठंड की वजह से मतदान केंद्रों में थोड़े कम मतदाता पहुंचे, लेकिन जैसे तैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वोटर्स बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। 7,881 पोलिंग बूथों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई और इसके बाद उम्मीदवारों की सियासी जो किस्मत है वो ईवीएम में लॉक हो गई। इस बार कुल 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें 24 महिला हैं और 388 पुरुष हैं। यानी बात भले ही आधी आबादी की हो और उनके हकूक की हो, लेकिन जरा एक बार आंकड़े देखिए, वो आंकड़े बता देते हैं कि हकीकत क्या है। यानी महिला जो है वो बहुत ही कम सीट पे ले, 24 महिला और 388 उम्मीदवार। बातें कुछ भी हो, लेकिन ग्राउंड परिस्थिति क्या है वो आपके सामने है। यानी 8 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे, तब तक ईवीएम को बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा और हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले उस चुनाव आयोग के साथ साथ उस ईवीएम को देखे भी, जांचे भी, परखे भी कि कहां कहां रखी गई है। इसके पहले आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुराज विधानसभा में मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो कि इसी प्रदेश से आते भी हैं, उन्होंने बिलासपुर के विजयपुर में मतदान केंद्र संख्या 53 में परिवार के साथ मतदान किया। जैसा कि मैंने बताया, किसी प्रदेश से भी आते हैं। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने शिमला में सैनिक रेस्ट हाउस में लॉन्गवुड मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, उनके सुपुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके परिवार ने ही हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए हमीरपुर के समीरपुर मतदान केंद्र में वोट डाला है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह और उनके बेटे पार्टी विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला के रामपुर में वोट डाला है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वो आएगा, लेकिन उसके पहले हिमाचल प्रदेश में माहौल क्या है वो समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार को आईबीसी 24 ने आमंत्रित किया है। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें लाइव स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन है आईबीसी 24 में। तो जरा बताइए, इस बार मुद्दे कौन से हावी रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? जनता ने किन मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है? सर देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में एक ट्रेंड रहा है 85 से अगर हम देखें तो यहाँ पे हर बार सरकार चेंज होती है। और बीजेपी ने इस बार, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था कि रिवाज बदलेंगे, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे। और उसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने जो नारा दिया, उन्होंने नारा दिया आ रही है कांग्रेस। लेकिन जब हम जनता के बीच में पूरे 15-20 दिन फील्ड में थे, अलग अलग जगहों पे, जैसे हिमाचल के करीब 12 जिले हैं, इन 12 जिलों में हम लोग मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, अलग अलग जगहों पे जब घूमने गए और लोगों से जो हमने बात की, तो लोग इस बार थोड़े से खामोश दिखे, जो कि एक थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी अचंभित करने वाला वो था। लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे कि वो किसे वोट करेंगे। और इससे जो ट्रेंड समझ के आ रहा है हिमाचल का राजनीति का, क्योंकि हिमाचल में अगर हम पिछले ट्रेंड भी देखें तो यहाँ पे करीब 25 से 30 सीटें हमेशा ऐसी रहती हैं जिनमें विनिंग मार्जिन 100 से लेके 2-3 हजार, 4-5 हजार वोट तक मैक्सिमम रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल में इस समय ठंड जरूर है, लेकिन राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है और दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। पंकज जी, यानी अगर आपकी बात मानी जाए तो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं वो इस बार की सियासत तय करेंगे। यानी वो कुछ बोलते नहीं, ये बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है, लेकिन वो ये तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार। जाहिर बात है कि वही लोग तय करेंगे, क्योंकि कुछ मुद्दे जैसे आपने पूछा है, महंगाई, रोजगार, ये मुद्दे जरूर रहे, लेकिन उसमें एक ओल्ड पेंशन स्कीम का भी एक मुद्दा बहुत हावी रहा है, जिसको कांग्रेस ने काफी इनकैश किया है। लेकिन अगर इन बाकी मुद्दों की भी बात करें तो हिमाचल में जो न्यूट्रल वोट है वो हमेशा, जैसे अगर आप हिमाचल की टेरेन की बात करें, यहाँ हमारा करीब 7 मिलियन पॉपुलेशन है, 70 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें 55 लाख मतदाता है। और जैसे आपने अभी 3 बजे का ट्रेंड ही देखा, करीब 55% वोटिंग हुई है। अगर हम पिछले ट्रेंड की बात करें, 90s के बाद जो हिमाचल का ट्रेंड रहा है वोटिंग का, वो हमेशा
करें तो पिछले चुनाव में भी करीब 75% से के करीब मतदान हुआ है था, और जो हमारे ऊपर के पहाड़ी इलाके थे उनमें बर्फ भी गिरी, और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन काशी कंग है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि वहां पे 100% पोलिंग हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोलिंग भी बम्पर होगी, और लेकिन ये जो न्यूट्रल वोटर हैं ये जरूर ट्रेंड सेटिंग होंगे। बिल्कुल, जो ये न्यूट्रल वोटर्स हैं वो वही तय करेंगे कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार रही। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया और मैंने भी अध्ययन किया कि यहां पर आमतौर पर सरकारें बदलती रहती है हर 5 वर्ष में, या ऐसा नहीं कि वही सरकार रहे, लेकिन क्या ग्राउंड पर स्थिति देखी, भारतीय जनता पार्टी ने किन मुद्दों के आधार पर हिमाचल प्रदेश की जनता को जोड़ने की कोशिश की, या कांग्रेस ने क्या बताया समझाया कि इस बार बदलाव जरूरी है? देखिए, अगर हम रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करें और हिमाचल की मतदाता की बात करें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हिमाचल में अगर मैं पिछले 3-4, जब से मैं 2000 से चुनाव कवर करता आया हूं, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो यहाँ दोनों सरकारों की परफॉर्मेंस कमोबेश बेस्ट रही है। अगर आप हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्रियों को देखें तो जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र जी हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्यमंत्री कहा जाता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, उनको सड़कों का मुख्यमंत्री कहा जाता था। और शांता कुमार जी रहे, उनको नल का, यानी कि पानी हर घर में जल योजना उनकी थी, उनको पानी का मुख्यमंत्री कहा जाता। तो एक जो यहाँ पे, जैसे मैं न्यूट्रल वोट की बात की या 25-30 सीटों की जो मैंने बात की वो बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे हर सीट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो विधानसभा है, वहां सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वोट है वो 16 विधानसभा क्षेत्र है, जो करीबन 1 लाख है। और जैसे मैं लाहौल स्पीति की बात करूं तो सबसे कम जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति का, वो 22,000 वोटर है। तो एवरेज जो हमारी एक विधानसभा का वोट है वो 60-70 हजार के करीब रहता है। और जिसमें अगर हम 75% पोलिंग की बात भी करें तो करीबन 55 से 60 हजार पोलिंग होती है। तो ऐसे में जो दोनों पार्टियां, उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है कि वो न्यूट्रल वोटर को अच्छे मुद्दों के साथ, अच्छे इश्यूज के साथ जनता के बीच में जाए और अपना परफॉर्म करके दिखाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 साल कुछ नहीं काम किया और उस आधार पे आप जीत जाएंगे, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे कमोबेश दोनों पार्टियां टाइम टू टाइम परफॉर्म करती रही हैं। ये बात जरूर है कि बीच में कोविड का वक्त था, उस वक्त पूरे देश में इस तरह का माहौल था जिसमें सरकार उतना नहीं कर पाई जितना उसको परफॉर्म करना था। लेकिन फिर भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो सत्ता वापसी करेगी, रिवाज बदलेगी, और कांग्रेस, जैसे मैं कह रहा हूं, वो कह रही है कि आ रही है कांग्रेस। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि अब 8 तारीख को जनता किसको चुनती है। बिल्कुल पंकज जी, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये तो जनता को ही तय करना है, और उन्होंने आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में लॉक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप IBC24 के साथ जुड़े और अपनी बात को रखा। तो ये देखिए, एसटी के लिए 3 सीटें रिजर्व है। हिमाचल की जो बिसात है, जादुई आंकड़ा है 35 का, यानी अगर आप 35 सीट पा जाते हैं तो आपकी सरकार बननी तय है, यानी आप बहुमत के जादुई आंकड़े को छू लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें हैं, जिसे आप एसटी भी कहते हैं। सरकार बनाने के लिए यहां पर जो जादुई आंकड़ा, जैसा कि मैंने बताया, वो 35 है, यानी 35 है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में एक चरण में 9 नवंबर 2017 को मतदान हुए था, और इस चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस को महज 21 सीटों पर ही सफलता मिली।